नमस्कार। आज हम NCERT क्लास 11th का चैप्टर 7 साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम का भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले भाग 1 में हमने साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम क्या होता है यह जाना था। साम्यावस्था की गति की प्रकृति यानी उसका डायनेमिक नेचर सीखा था, उसको समझा था। फिर हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम को समझने के लिए फेज ट्रांसफॉर्मेशंस के उदाहरण लिए थे, जिनमें हमने सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन, लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन या सॉलिड का वेपर में कन्वर्जन हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया था। फिजिकल इक्विलिब्रियम को समझ के हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को जाना था। केमिकल इक्विलिब्रियम से संबंधित ग्राफीय निरूपण सीखा था। केमिकल इक्विलिब्रियम से संबंधित लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसे द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी कहते हैं, वह जाना था और उसकी मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा था। आज के भाग में हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम यानी समांग साम्यावस्था और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम यानी विषमांग साम्यावस्था को विस्तार से समझेंगे। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम के रूप में हम गैसियस सिस्टम्स का एग्जाम्पल लेंगे। गैसियस सिस्टम्स के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को पार्शियल प्रेशर्स के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे, जिसे हम केपी भी कहते हैं। केपी और केसी के बीच में क्या संबंध होता है यह जानेंगे। इस पे आधारित कुछ एग्जाम्पल करेंगे। फिर हम हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम या विषमांग साम्यावस्था को जानेंगे और उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखेंगे। इसके बाद हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे, जिसके आधार पर किसी केमिकल रिएक्शन के लिए यह बता सकते हैं कि वो किस एक्सटेंट यानी किस सीमा तक संभव है, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यह जानेंगे। और अंत में हम ली चिटिलियर प्रिंसिपल और साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। समांग साम्यावस्था और विषमांग साम्यावस्था को जानेंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर जब अमोनिया निर्माण होता है, तो इस अभिक्रिया में हमारे पास में जो रिएक्टेंट है वो भी गैसियस है और जो प्रोडक्ट है वो भी गैसियस फेज में है। यानी यह जो इक्विलिब्रियम है वहाँ पर एक ही फेज उपस्थित है, इसलिए यह जो सिस्टम है उसे हम समांग निकाय भी कह सकते हैं या होमोजीनियस सिस्टम भी कह सकते हैं। और इस सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम उपस्थित है उसे हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल को हम देखेंगे, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एक सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी एक सॉलिड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। इस साम्य में हमारे पास में दो फेजेस उपस्थित हैं, सॉलिड और गैस। तो इस प्रकार के साम्य जिनमें एक से अधिक प्रावस्थाएं उपस्थित होती हैं, विषमांगी साम्यावस्था या हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम की कैटेगरी में आते हैं। समांग साम्यावस्था या होमोजीनियस इक्विलिब्रियम ऐसे निकाय जिसमें सभी अभिकारक एवं उत्पाद एक समान प्रावस्था में होते हैं, समांग निकाय कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल अभी हमने समझा था, N2 और H2 से मिलकर अमोनिया का निर्माण। यहाँ पर N2, H2 और अमोनिया तीनों ही गैसियस फॉर्म में हैं, तो यह एग्जाम्पल होमोजीनियस सिस्टम का है और ये जो इक्विलिब्रियम है वो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाएगा। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर Fe+3 यानी फेरिक आयन और थायोसाइनेट आयन मिलकर आयरन थायोसाइनेट बना रहे हैं। यहाँ पर दोनों रिएक्टेंट्स और एक जो प्रोडक्ट है हमारा, ये तीनों के तीनों एक्वस फेज में या विलयन प्रावस्था में उपस्थित हैं। यानी इक्विलिब्रियम पर एक ही फेज हमारे पास है जो कि एक्वस फेज है, तो इसलिए यह इक्विलिब्रियम भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल कहलाएगा। गैसियस निकाय में साम्यावस्था स्थिरांक Kp जब अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलर सांद्रण के रूप में साम्यावस्था स्थिरांक को व्यक्त करते हैं तो इसे Kc से दर्शाते हैं। भाग 1 में जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा था, तो वहां हमने मोलर कंसंट्रेशंस को यूज किया था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kc लिखा था। लेकिन जब गैसियस अभिक्रियाओं में साम्यावस्था स्थिरांक को लिखा जाता है तो इसको आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर के रूप में व्यक्त करना अधिक सुविधाजनक होता है।
देखते हैं इसको कैसे करेंगे। इसके लिए हम आदर्श गैस समीकरण या आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं। हम सभी जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो इस प्रकार से होता है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पे P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है वो मोलों की संख्या है, R गैसियस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है केल्विन में। अब हम वॉल्यूम को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो हमें P इज इक्वल टू N/V/RT मिलेगा। यहाँ पे N/V को हम C या कंसंट्रेशन से भी दर्शा सकते हैं, यानी अब जो इक्वेशन है वो बन गया है P इज इक्वल टू CRT, C जहाँ पे कंसंट्रेशन है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर गैस का दाब उसके सांद्रण के समानुपाती होता है, यानी यहाँ पे हमें गैस के प्रेशर और उसके कंसंट्रेशन के बीच में एक रिलेशन मिला है। इसको यूज करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Kp के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर हम एक कॉमन रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें A और B रिएक्ट करके C और D बनाते हैं। यहाँ पे A के A मोल रिएक्ट कर रहे हैं और B के B मोल रिएक्ट करके C के C मोल बनाते हैं और D के D मोल बनाते हैं। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हमें Kp लिखना है तो हम किस तरह से लिखेंगे? हमने सीखा था लॉ ऑफ मास एक्शन से कि जब हमें Kp या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना होता है तो हम न्यूमरेटर पार्ट में प्रोडक्ट्स की वैल्यूज लिखते हैं। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स जो हैं वो C और D मिल रहे हैं, तो यहाँ पे हम C और D का पार्शियल प्रेशर लिखेंगे जिसे हमने PC और PD से दिखाया है। अब हमें C के C मोल मिल रहे हैं तो इसलिए हमने PC का पावर C लगाया है और PD का पावर D लगाया है। इसी प्रकार इक्वेशन के डिनोमिनेटर पार्ट में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं। रिएक्टेंट हमारे पास में A और B हैं, A के A मोल हैं और B के B मोल हैं, इसलिए हमने यहाँ इक्वेशन में PA की पावर A और PB की पावर B लिखी है। अब हमें जो इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन से P इज इक्वल टू CRT से जो रिलेशन मिला था, अब हम प्रेशर को CRT से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे C जो है यह मोलर कंसंट्रेशन शो करता है C की, और D जो है स्क्वायर ब्रैकेट में यह D की मोलर कंसंट्रेशन को शो करता है। तो हमने PC और PD की जगह C और D लिखा है जो कि उसकी मोलर कंसंट्रेशंस बताते हैं C और D प्रोडक्ट्स की, और इनके साथ जो P इज इक्वल टू CRT में जो RT है उसको हमने यहाँ कॉमनली लिखा है और उसकी पावर जो है हमने C प्लस D लगा दी है। इसी प्रकार डिनोमिनेटर पार्ट में हम रिएक्टेंट्स की पार्शियल प्रेशर और उसकी मोलर कंसंट्रेशंस लिख रहे हैं, तो यहाँ हमने A की पावर A इंटू B की पावर B इंटू RT की पावर A प्लस B लिख दी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज करेंगे और रीअरेंज करने पे हमें यह जो पार्ट मिलता है यह पार्ट Kc के बराबर होता है। तो अब इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। डेल्टा N जो है वो यहाँ से हम देख सकते हैं कि C प्लस D माइनस A प्लस B, यानी प्रोडक्ट्स के मोलों की संख्या माइनस रिएक्टेंट्स के मोलों की संख्या। तो अब हमें Kp और Kc के बीच एक रिलेशन मिल गया है जो कि इस प्रकार है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N। अब हम इस रिलेशन को यूज करके कुछ रिएक्शंस के लिए Kp और Kc के बीच में रिलेशन देखेंगे। सबसे पहले हम H2 प्लस I2 से 2HI का बनना एग्जाम्पल के रूप में लेंगे। इस रिएक्शन में हमारे पास में HI प्रोडक्ट है जिसके 2 मोल हैं और H2 और I2 हमारे रिएक्टेंट्स हैं जिनके एक एक मोल रिएक्शन में भाग ले रहे हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार इस अभिक्रिया के लिए हम Kc को इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रोडक्ट्स के मोलर कंसंट्रेशन को हम न्यूमरेटर पार्ट में लिखेंगे और उसकी पावर 2 लगाई है क्योंकि प्रोडक्ट के 2 मोल बन रहे हैं, और ऐसे ही डिनोमिनेटर पार्ट में हम रिएक्टेंट्स को लिखेंगे जो कि H2 और I2 है। अब हम यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है उसको अगर हम RT से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें पार्शियल प्रेशर देगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ HI को हम किस तरह से लिख सकते हैं, HI का मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT। इसी तरह से H2 के पार्शियल प्रेशर को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, H2 का मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय RT, और इसी तरह से PI2 लिखा, I2 का मोलर कंसंट्रेशन इनटू RT। अब हम
Kp लिखने के लिए PHI की पावर 2 लगाते हैं डिवाइडेड बाय PH2 इंटू PI2 लिखते हैं, और जो कंसंट्रेशंस अभी हमने पार्शियल प्रेशर से रिलेट करके ली थी उन्हीं को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। ये वैल्यूज रिप्लेस करके और इसको सॉल्व करके हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो Kc के बराबर है। तो यानी इस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc एक समान हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रोडक्ट्स के मोलों की संख्या और रिएक्टेंट्स के मोलों की संख्या समान होती है उनके लिए Kp और Kc का मान भी समान मिलेगा, जैसे H2 + I2 से 2HI का बनना। अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। इस बार हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं N2 + 3H2 से 2NH3 का बनना। यहाँ पर हमारे पास में जो रिएक्टेंट है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और जो प्रोडक्ट है वो अमोनिया है। अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं। अब हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज कर Kp लिखेंगे। Kp हम इस तरह से लिखेंगे, न्यूमरेटर पार्ट में हम प्रोडक्ट्स के पार्शियल प्रेशर को लिखते हैं जो कि NH3 है, तो यहाँ हमने PNH3 लिखा और उसकी पावर 2 लगाई क्योंकि अमोनिया के 2 मोल बन रहे हैं, डिवाइडेड बाय PN2 इंटू PH2 की पावर 3, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे पावर 3 लगा दिया है। अब हम P = CRT रिलेशन को यूज करेंगे और पार्शियल प्रेशर की जगह हम यहाँ पे CRT के टर्म में इक्वेशन को लिखेंगे। तो न्यूमरेटर पार्ट में हम लिखेंगे NH3 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 इंटू RT की पावर 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे N2 की मोलर कंसंट्रेशन इंटू RT इंटू H2 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 3 इंटू RT की पावर 3। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलेगा Kc इंटू RT की पावर -2, यानी इस अभिक्रिया के लिए Kp और Kc का मान समान नहीं है। यहाँ पे Kp = Kc इंटू RT की पावर -2 मिल रहा है। यानी हम ये सामान्य तौर पे कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के मोलों की संख्या में अनइक्वालिटी होती है या वो असमान होती हैं, तो Kp और Kc का मान भी समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। अब हम इस रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमें एक रिएक्शन दी हुई है जो कि इस प्रकार से है 2NOCl से 2NO + Cl2 का बनना। यह अभिक्रिया 1069 केल्विन पे हो रही है और इसके लिए Kc का मान है 3.75 × 10⁻⁻⁻6। इस अभिक्रिया के लिए हमें Kp निकालना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे डेल्टा N की वैल्यू क्या आती है। यहाँ पे डेल्टा N जो है वो इस प्रकार से होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट्स के मोल हैं 2 + 1, यानी प्रोडक्ट्स के 3 मोल हैं और रिएक्टेंट्स के 2 मोल हैं, तो डेल्टा N का मान यहाँ पे आएगा 1। तो यहाँ पे इस Kp = Kc इंटू RT की पावर डेल्टा N जो रिलेशन है उसको यूज करेंगे और डेल्टा N अभी हमने देखा कि 2 + 3 - 2, यानी हमें डेल्टा N का मान 1 मिलता है। तो अब डेल्टा N का ये मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे और बाकी वैल्यूज भी हम क्वेश्चन से रखेंगे, तो हमें सॉल्व करने पर Kp का मान 0.033 मिलेगा। अब इस प्रकार से हम Kc से Kp निकाल सकते हैं या कुछ एग्जाम्पल्स में Kp दिया होता है तो Kc की गणना कर सकते हैं। अब हम विषमांग साम्यावस्था यानी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। एक से अधिक प्रावस्था वाले निकाय में स्थापित साम्यावस्था को विषमांग या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे H2O लिक्विड और H2O गैस, इनके बीच का जो साम्य है या इक्विलिब्रियम है वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इक्विलिब्रियम में लिक्विड और गैस 2 प्रावस्थाएं उपस्थित हैं। इसी प्रकार जो CaCO3 का डिसोसिएशन है CaO और CO2 में, वह भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ हमारे पास में सॉलिड और गैस 2 प्रावस्थाएं उपस्थित हैं। इसी प्रकार एग्जाम्पल 3 में हम देखते हैं निकल + 4CO से
निकल टेट्रा कार्बोनाइल बन रहा है। यहाँ पे भी निकल जो है वो सॉलिड स्टेट में है और कार्बन मोनोऑक्साइड और निकल टेट्रा कार्बोनाइल जो है वो गैसियस स्टेट में है। तो इसका मतलब यह इक्विलिब्रियम जो है वो भी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। अब हम हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखेंगे। विषमांग साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में सामान्य स्थिति में शुद्ध ठोस या शुद्ध द्रव को साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक में नहीं लिखा जाता है। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। Ag2O प्लस 2HNO3 से 2AgNO3 प्लस H2O का बनना। यहाँ पे हमारे पास में Ag2O और H2O यानी सिल्वर ऑक्साइड और जो जल है वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म्स में है, यानी इनको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में यूज नहीं करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन के लिए हम किस तरह से लिखेंगे? Kc इज इक्वल टू न्यूमरेटर पार्ट में हम केवल AgNO3 का कंसंट्रेशन लेंगे और उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर पार्ट में हम केवल HNO3 का मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे और उसकी पावर 2 लगाएंगे। तो इस प्रकार इस इक्विलिब्रियम के लिए हमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है वो इस प्रकार से है AgNO3 का मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइडेड बाय HNO3 की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2। साम्यावस्था स्थिरांक के महत्वपूर्ण लक्षण। साम्यावस्था स्थिरांक का जो मान है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इनिशियल कंसंट्रेशन या प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी अगर हम टेम्परेचर बदल देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। अब हम साम्यावस्था स्थिरांक के एप्लीकेशंस या अनुप्रयोग जानेंगे। साम्यावस्था स्थिरांक की मदद से हम अभिक्रिया की सीमा यानी उसके एक्सटेंट का अनुमान लगा सकते हैं कि अभिक्रिया किस एक्सटेंट तक होगी, किस सीमा तक होगी। साम्यावस्था स्थिरांक का उच्च मान उत्पादों का उच्च सांद्रता में बनना बताता है। जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखते हैं तो न्यूमरेटर पार्ट में हम प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशंस लिखते हैं। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन के समानुपाती है, यानी जितने ज्यादा प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन बनेगी अभिक्रिया में उतना ज्यादा K का मान होगा, यानी उतना ज्यादा उत्पादों का उच्च सांद्रता में निर्माण होगा। इसी प्रकार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें अभिक्रिया की दिशा यानी उसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताता है। इसके लिए हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसे हम QC कहते हैं के मान की भी आवश्यकता होती है। अगर Kc का मान QC के मान से ज्यादा है तो रिएक्शन की डायरेक्शन राइट हैंड साइड में होगी, यानी प्रोडक्ट्स की तरफ होगी। इसी प्रकार अगर QC का मान ज्यादा है तो रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो रिएक्टेंट की तरफ ज्यादा होगी, यानी प्रोडक्ट कम बनेंगे। और अगर QC और Kc का मान समान है तो अभिक्रिया इक्विलिब्रियम में होगी। साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया भागफल Q तथा गिब्स ऊर्जा में संबंध। साम्यावस्था स्थिरांक अभिक्रिया की गतिकी यानी उसकी काइनेटिक्स पर निर्भर नहीं होता है, बल्कि उसकी ऊष्मा गतिकी और विशेषतः गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन पर निर्भर करता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम एक रिलेशन देखते हैं, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G प्लस RT ln Q। यहाँ पे साम्यावस्था स्थिति में गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो 0 हो जाता है और Q का मान Kc के बराबर हो जाता है। तो ये जो इक्वेशन है वो इस प्रकार से हो जाता है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT ln K, यानी जो डेल्टा G यहाँ पर है वो मानक गिब्स ऊर्जा है। यह इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से डायरेक्टली रिलेट होती है। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक एवं ला शातिलिय का सिद्धांत। किसी निकाय की साम्यावस्था परिस्थितियों को निर्धारित करने वाले कारकों जैसे सांद्रण, ताप एवं दाब में से किसी में भी परिवर्तन होने पर साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे निकाय पर लगाया हुआ प्रभाव कम अथवा समाप्त हो जाए। यह सिद्धांत ली शातिलिय का सिद्धांत कहलाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि हम साम्यावस्था में सांद्रता परिवर्तन करते हैं तो किस प्रकार से साम्यावस्था प्रभावित होती है? जब किसी अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पादों में से किसी एक का भी सांद्रण
साम्यावस्था पर बदल दिया जाता है तो साम्यावस्था मिश्रण के संगठन में इस प्रकार परिवर्तन होता है कि सांद्रण परिवर्तन के कारण पड़ने वाला प्रभाव कम अथवा शून्य हो जाए। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ पर H2 और I2 मिलकर 2HI बनाते हैं। जब यह अभिक्रिया इक्विलिब्रियम कंडीशन पर पहुंच जाती है उस समय यदि हम साम्यावस्था पर बाहर से H2 गैस मिलाएं, यानी हम H2 गैस की सांद्रता बढ़ा दें, तो साम्यावस्था उस दिशा में अग्रसर होती है जिससे H2 का उपयोग बढ़े तथा साम्यावस्था दाईं दिशा में विस्थापित होती है। हमने साम्यावस्था पर H2 की सांद्रता बढ़ा दी है तो साम्यावस्था दाईं दिशा मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनने की दिशा में विस्थापित होगी, क्योंकि इस दिशा में जाने से H2 का उपयोग बढ़ेगा और उसकी बढ़ी हुई सांद्रता जो है वो कम होगी और इस तरह से एक नया साम्य स्थापित होगा। इसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। ग्राफ का यह जो पार्ट है वो साम्यावस्था स्थिति को बता रहा है। यहाँ पे H2, I2 और HI तीनों की सांद्रताएं स्थिर हैं, मतलब यह स्थिति साम्यावस्था की स्थिति है। अब हमने साम्यावस्था पर बाहर से H2 मिलाई तो यानी H2 की सांद्रता बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई H2 की सांद्रता को संतुलित करने के लिए साम्यावस्था और अधिक HI के निर्माण की तरफ विस्थापित होती है तो HI की सांद्रता जो है वो यहाँ पे बढ़ना शुरू होती है और एक पॉइंट पर आकर यह स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार H2 की बढ़ी हुई सांद्रता वापस H2 का उपयोग बढ़ने से कम होने लगती है और आकर एक पॉइंट पर स्थिर हो जाती है। यानी अब जो सिस्टम है वो एक नई साम्यावस्था, एक नए इक्विलिब्रियम पर आकर फिक्स हो गया है। तो यह जो नई साम्यावस्था है अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, यह नई साम्यावस्था सिस्टम को मिल गई है। इस प्रकार से इक्विलिब्रियम अगर उसमें कोई हम चेंज करते हैं तो उस चेंज के प्रभाव को कम करने की दिशा में कार्य करता है। ऐसे ही अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम दाब को परिवर्तित कर दें तो किस प्रकार से साम्यावस्था प्रभावित होती है यह जानेंगे। किसी गैसीय निकाय में दाब परिवर्तन का प्रभाव तभी पड़ता है जब अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण में गैसीय अभिकारकों के मोलों की संख्या तथा गैसीय उत्पादों के मोलों की संख्या में भिन्नता होती है। यानी दाब का परिवर्तन उन्हीं अभिक्रियाओं के इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करेगा जिनमें उत्पादों और अभिकारकों यानी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के जो मोल हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि ये उदाहरण, यहाँ पे CO और H2 मिलकर मीथेन और वाटर बना रहे हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स के हमारे पास में 2 मोल हैं, एक मीथेन का और एक जल का। इसी प्रकार रिएक्टेंट्स के हमारे पास में 4 मोल हैं। अगर इस इक्विलिब्रियम पे हम दाब बढ़ाएं तो दाब बढ़ाने पर जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो प्रोडक्ट्स के जो मोल हैं वो रिएक्टेंट से कम हैं। अगर हम दाब घटाएंगे तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी ज़्यादा मोल जनरेट होंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं अगर साम्यावस्था पे हम दाब में परिवर्तन करते हैं तो अभिक्रिया दाब में परिवर्तन के प्रभाव को कम अथवा समाप्त करने की दिशा में बढ़ती है। अक्रिय गैस के योग का प्रभाव, यदि आयतन स्थिर रखते हुए एक अक्रिय गैस जैसे कि ऑर्गन जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है को अगर साम्यावस्था पर सिस्टम में या निकाय में मिलाया जाता है तो साम्य अपरिवर्तित रहता है क्योंकि आयतन स्थिर बना हुआ है। ताप परिवर्तन का प्रभाव, यदि साम्यावस्था पर ताप परिवर्तन किया जाए तो साम्यावस्था किस दिशा में अग्रसर होगी यह डिपेंड करेगा कि उस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H यानी एंथैल्पी चेंज का चिन्ह क्या है, यानी हमारी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। अगर हमारी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, जैसे कि N2 और H2 से मिलकर अमोनिया का निर्माण, तो इस तरह की अभिक्रियाओं में अगर हम ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट रिलीज हो रही है। तो अगर ताप बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा जहां पे ताप को कम किया जा सके, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसी प्रकार यदि अभिक्रिया एंडोथर्मिक है
यानी जैसे PCl5 से PCl3 और Cl2 का बनना। यहाँ पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अभिक्रिया में हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, तो अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी, जिससे बढ़ा हुआ जो ताप है वो बैलेंस हो जाए, संतुलित हो जाए। उत्प्रेरक का प्रभाव। साम्यावस्था उत्प्रेरक के प्रभाव से अपरिवर्तित रहती है, अप्रभावित रहती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना उसके वेग को बढ़ाते हैं। तो उत्प्रेरक जो हैं वो क्रिया कारकों के उत्पाद में परिवर्तन हेतु कम ऊर्जा का नया मार्ग उपलब्ध करवाते हैं और अग्र और प्रतीप यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से बढ़ाते हैं। इसलिए उत्प्रेरक साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता है। आज के भाग में हमने होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम को विस्तार से जाना, उनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने सीखे, Kp और Kc के मध्य संबंध को जाना, उस पर आधारित अभ्यास प्रश्न किए। फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन को समझा और हमने ली शेतेलियर सिद्धांत क्या होता है यह जाना। अब इसके अगले भाग में हम आयनिक साम्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे, अम्ल एवं क्षारों की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में जानेंगे और pH स्केल क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, यह सब जानेंगे। धन्यवाद।